यूपीएससी को क्वालिफाई करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, जैसा कि टॉपर्स बोलते हैं, वो होता है प्रीलिम्स। अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाते हो तो आपकी तैयारी में जैसे कि पंख लग जाते हैं। आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस होता है कि आप मेंस की प्रिपरेशन 3 से 3.5 महीने में कर पाओगे। लेकिन प्रीलिम्स को क्वालिफाई कैसे किया जाए, इसमें जो सबसे बड़ी हर्डल ये आती है कि यूपीएससी ने जो सिलेबस में लिखा है उस सिलेबस के बियॉन्ड इतने क्वेश्चन होते हैं कि वो लिंक एस्टैब्लिश कर पाना किसी भी एस्पायरेंट के लिए मुश्किल होता है। हाँ, किसी एक्सपर्ट के लिए आसान हो सकता है, बट स्टिल आई विल से देयर इज नो सच एक्सपर्ट एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स इन एनी कॉर्नर। कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई एक्सपर्ट नहीं है जो आपको ये एस्टिमेट करके बताए कि सिलेबस को इस तरह से डेसिफर करें कि आपको प्रीलिम्स इजीली क्वालिफाई कर पाए। जिनकी रैंक 1-2 या टॉप 10 में भी होती है, वो लोग भी बोलते हैं कि हाँ, प्रीलिम्स वाज नॉट इजी एक्सेप्ट 1 और 2। ठीक है, तो सिलेबस को समझने के लिए यूपीएससी के पुराने साल के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको एनालाइज करना सबसे महत्वपूर्ण तरीका हो सकता है, जिसमें कि हम लोग कुछ सालों के पीवाईक्यू डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2013 के पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। एंड जैसे कि आप लोगों में से कुछ लोग पूछ रहे थे कि मेंटोरशिप प्रोग्राम कब स्टार्ट हो रहा है। मेंटोरशिप, तो मेंटोरशिप प्रोग्राम हमारा जो है लॉन्च हो चुका है। एंड इसमें हम लोगों ने अभी के लिए जो स्टार्ट किया है वो ये है कि आपके प्रीलिम के डेली 20 क्वेश्चन एंड मेंस के डेली 2 क्वेश्चन, ये 2 में एक एडवांस लेवल का होगा और एक बेसिक लेवल का होगा। ठीक है, ये अभी हमने स्टार्ट किया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे पर्क्स इसमें आएंगे, वो हम टाइम टू टाइम आपसे डिस्कस करते चलेंगे। अभी ये प्रोग्राम इंटायरली फ्री है फॉर फर्स्ट 10 टेस्ट इन प्रीलिम्स लेवल एंड मेंस लेवल फॉर फर्स्ट 10 टेस्ट। ठीक है, हाँ, तो आप लोग अपनी चॉइस के अनुसार ज्वाइन कर सकते हैं। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे परिभाषित करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया था, अगर आपको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पता है तो जैसे कोई यूनिट है, मान लीजिए कि ये एक फार्म लैंड है, इसमें 3 पीपल वर्क करते हैं, तो इसकी प्रोडक्टिविटी है 10,000 पर ईयर की। ठीक है, इसकी जो इसका नेट प्रोडक्शन है वो 10,000 एक साल में का प्रोडक्शन होता है। अगर इसमें एक व्यक्ति को और बढ़ा दिया जाए और इसकी प्रोडक्टिविटी में कोई फर्क ना पड़े, मतलब कि जो प्रोडक्टिविटी है वो 10,000 सालाना थी तो वो 10,000 सालाना है, और इसमें अगर हम एक व्यक्ति को और बढ़ा दें तो भी इसकी प्रोडक्टिविटी में कोई फर्क ना पड़े, तो हम ये मानते हैं कि ये फार्म लैंड आइडियली 3 लोगों के लिए सुटेबल है, और इसमें एक एम्प्लॉय बढ़ाने से इसकी प्रोडक्टिविटी में कोई आउटपुट नहीं होता। तब हम बोलते हैं कि इस फार्म लैंड की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आफ्टर 3 एम्प्लॉय इज 0। ठीक है, तो ये इस तरह से प्रच्छन्न बेरोजगारी या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को समझा जाता है। तो इस तरीके से आप अब अपने ऑप्शंस देख सकते हैं। बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार रहते हैं, नो दैट इज द सिचुएशन ऑफ जनरल अनएम्प्लॉयमेंट। बड़ी वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है, मतलब अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल नहीं है। नो, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज 0। तो ये बात अपने आप में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है। श्रमिकों की उत्पादकता कम है, नो दैट इज डिफरेंट केस, दैट इज लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो आंसर आ जाता है ये सी होगा। ठीक है, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, यहां पे आप देख सकते हैं हाइलाइटर की हेल्प से। एंड अगर आप एक्सप्लेनेशन को और डिटेल से पढ़ना चाहते हैं पहले क्वेश्चन के लिए, तो इसमें और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी दिया है। क्वेश्चन नंबर 2,
Which one of the following groups of item is included in India's foreign exchange reserve? यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, तो कौन सा समूह उसको सबसे अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करता है? जैसे इसमें देखते हैं, फॉरेन करेंसी एसेट होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता है, बिल्कुल सही है। लोन्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, नहीं, लोन को आप इसमें ऐड नहीं कर सकते बाहर। फॉरेन करेंसी एसेट यस, गोल्ड होल्डिंग यस, जो आरबीआई के पास है, एंड एसडीआर, हाँ, इसमें तीनों बातें सही लगती हैं, लेकिन और दो स्टेटमेंट को देख लेते हैं। फॉरेन करेंसी एसेट, लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, लोन किसी प्रकार का शामिल नहीं होता। फॉरेन करेंसी एसेट, गोल्ड होल्डिंग ऑफ आरबीआई सही है, लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक ये गलत है। इस तरह से आपका आंसर बी आता है, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। यस, नाउ यू कैन सी बी इज द राइट आंसर। और ज्यादा एक्सप्लेनेशन आप देखना चाहते हो तो देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। तो विदेशी मुद्रा जमा, बॉन्ड, गोल्ड रिजर्व जो आरबीआई के पास होता है, एसडीआर जो आईएमएफ के पास होता है, ये इतनी चीजें इसमें शामिल होती हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में। द नेक्स्ट क्वेश्चन बैंक रेट के बारे में है। बैंक दर में वृद्धि आमतौर पर क्या इंगित करती है? एन इंक्रीज इन द बैंक रेट जनरली इंडिकेट्स दैट, क्या इंडिकेट करता है बैंक रेट? चलिए देखते हैं बैंक रेट क्या है। बैंक रेट ये वो रेट है जिसमें आरबीआई विदाउट कोलेटरल लॉन्ग टर्म के लिए बैंकों को लोन देती है। मतलब कौन देता है? आरबीआई बैंकों को लोन देता है, ठीक है। अब अगर आरबीआई बैंक रेट को बढ़ा देती है किसी कंडीशन पे, तो बैंक को लोन महंगा मिलेगा। बैंक को लोन महंगा मिलेगा तो जनता है, पीपल है, वो बैंक से लोन लेती है, पीपल को लोन और महंगा मिलेगा। तो नॉर्मली हम इसे क्या बोलते हैं? टाइट मनी पॉलिसी, टाइट या हॉकिश या सख्त मौद्रिक नीति, ठीक है। अब हम अपने ऑप्शंस को देखेंगे तो इसे आसानी से कर पाएंगे। बाजार में ब्याज दर गिरने की संभावना है, चेक करेंगे ब्याज दर गिरेगी कि बढ़ेगी। अगर बैंक ने, आरबीआई ने बैंकों को महंगी मुद्रा दी है तो ऐसे में ब्याज दर गिरने नहीं, ब्याज दर के बढ़ने की संभावना होती है, ये बाहर हो जाता है। सेंट्रल बैंक अब वाणिज्यिक बैंकों को ऋण नहीं दे रहा, ऐसा नहीं है, ऋण दे रहा है, महंगा दे रहा है। सेंट्रल बैंक आसान नीति का पालन कर रहा है, नो। सेंट्रल बैंक सख्त धन नीति का पालन, मुद्रा नीति का पालन कर रहा है, जो कि सही है, ठीक है। तो इस तरह से डी आपका आंसर हो जाता है। और ज्यादा एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। हाँ, इन इंडिया डेफिसिट फाइनेंसिंग इज यूज्ड फॉर रेजिंग रिसोर्सेस। मतलब डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि किसी समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी जो बजटरी रिसोर्स की जो इनकम्स हैं, सारी इनकमिंग्स हैं, उनको जहां जहां से मुद्रा या पैसा प्राप्त होता है, धन प्राप्त होता है, और जो एक्सपेंडिचर हैं, तो जब एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाते हैं तो एक्सपेंडिचर माइनस इनकम क्या आता है? डेफिसिट। और इस डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए, मतलब इस डेफिसिट को, जो पैसे की कमी हो गई, धन की कमी हो गई, तो पूर्ति करने के लिए गवर्नमेंट या तो बैंकों से लोन ले सकती है, किनसे? बैंक से, या आरबीआई से सिक्योरिटी इशू करके पैसा ले सकती है। और भी कई तरीके के चैनल हैं। पहले एक और विद्या थी कि आरबीआई न्यू करेंसी पब्लिश कर दे, अब ये प्रैक्टिस नहीं फॉलो की जाती, ठीक है, न्यू करेंसी पब्लिश करते। इस तरह के कुछ मेथड्स हैं। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग के बारे में सबसे ज्यादा सही कथन कौन सा है, हमें ये पता लगाना है। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्यों किया जाता है? जैसे देखते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए किया जाता है, पॉसिबल है। रिडेम्पशन ऑफ पब्लिक डेप्ट, पब्लिक डेप्ट को रिडीम नहीं होता, रिडीम तो तब करेंगे जब आपके पास एक्स्ट्रा मनी होगी, ठीक है। एडजस्टिंग द बैलेंस, आपके पास ऑलरेडी मनी की शॉर्टेज है तो इसलिए रिडीम नहीं कर सकते, यानी कि
सार्वजनिक ऋण का मोचन नहीं कर सकते, आप ऑलरेडी और ज्यादा ऋण ले रहे हैं, टेक्निकल इसका ये मतलब है। तो ये उल्टा लिखा हुआ है, ये अपने आप में ऐसा नहीं हो सकता। एडजस्टिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसका बैलेंस ऑफ पेमेंट से कोई रिलेशन नहीं है। भुगतान संतुलन में करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट आते हैं। डेफिसिट फाइनेंसिंग का इससे कोई लेना, विदेशी ऋण से भी इसका कोई लेना देना नहीं। मतलब कंसीडरेबल स्टेटमेंट केवल एक बचता है, आर्थिक विकास, जो कि सही है। लेकिन क्यों आर्थिक विकास क्यों सही है कि नॉर्मली जब कोई भी सरकार अपने देश में अपनी देश की इकोनॉमी में ग्रोथ चाहती है, वृद्धि चाहती है ना, वृद्धि चाहती है, सॉरी ना हिंदी ऐसा ही है, वृद्धि चाहती है, तो वो क्या करती है कि वो बजटरी रिसोर्स से ज्यादा पैसा खर्च करती है, अपने खर्च को बढ़ाती है। जब उसके पास पैसे की कमी होती है तो वो वेरियस चैनल्स है, जैसे आरबीआई, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, फॉरेन सोर्सेस से पैसा लेती है, लेकिन वो अपनी खर्च को बढ़ाती है सो दैट कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ को और ज्यादा स्टिमुलेट कर सके और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे और ज्यादा लोगों को अवसर दे कि वो बिजनेस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें, जिसके लिए गवर्नमेंट खर्च बढ़ाती है अपनी। तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मोटिव से किया जाता है, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, हाँ, और ज्यादा डिटेल में अगर आप इसे ये देखिए यहाँ पे, टू प्रोवाइड द नेसेसरी इम्पीटस टू इकोनॉमिक ग्रोथ बाय आर्टिफिशियल मीन्स, है ना, इसको आप और ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। और डेमोक्रेसी में ये तो बोला ही जाता है कि गवर्नमेंट का जो डेफिसिट है वो एक नेसेसरी इविल है फॉर अ वेलफेयर स्टेट। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बैंक इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूट्स द लेंडिंग टू, मतलब प्राथमिकता क्षेत्र वाले जो ऋण हैं वो किन किन क्षेत्रों को दिए जाते हैं। तो जैसे इसमें आपको पता है कि हाँ, कृषि को दिया जाता है, एमएसएमई, एमएसएमई इनको दिया जाता है, वीकर सेक्शन को दिया जाता है, यस, वीकर सेक्शन, माइनॉरिटीज, वीमेन, इनको दिया जाता है। एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए दिया जाता है, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए दिया, सोशल इंफ्रा के लिए दिया जाता है। सोशल इंफ्रा का क्या मतलब होता है कमेंट करके बताइए, नहीं पता तो यहीं पे याद कर लीजिए, जैसे स्कूल, रोड, हॉस्पिटल, ठीक है, ये इनके लिए प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग की जाती है, बिल्कुल सही है। अल्टरनेटिव एनर्जी के लिए किया जाता है, जैसे सोलर पावर, ठीक है, और इसके अलावा भी बहुत सारे फील्ड हैं जहां पे किया जाता है। तो अब तक आप समझ चुके होंगे कि इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो ऑल ऑफ द एबव होगा, यानी कि ऊपर के सभी कथन सही हैं। ठीक है, एंड यस, और ज्यादा डिटेल में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन है, आप देख सकते हैं। अ राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस मे बी कॉज्ड बाय, मतलब ये कहा जाता है कि कीमतों के सामान्य स्तर में वृद्धि किसके कारण हो सकती है। मतलब ये अगर बोला जाए कि इन्फ्लेशन क्यों होता है, इन्फ्लेशन क्यों होता है, तो ये उसका एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्यों होता है, या ये कह दे कि जनरल राइज ऑफ प्राइस क्यों होता है, तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन होगा। चलिए देखते हैं। मनी सप्लाई में वृद्धि, इंक्रीज मनी सप्लाई, चेक करेंगे। अ डिक्रीज इन एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट, इसको भी चेक करेंगे। एंड इंक्रीज इन द इफेक्टिव डिमांड, इसको भी चेक करेंगे। चलिए एक एक कथन पे बात करते हैं कि मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होनी। अब मुद्रा की आपूर्ति का क्या मतलब है कि पैसा आरबीआई से जनता की ओर आ रहा है, ठीक है, पैसा आरबीआई से जनता की ओर आ रहा है। ऐसी कंडीशन में पीपल के पास ज्यादा पैसा होगा तो ज्यादा खरीदने के लिए इच्छुक होंगे, ज्यादा डिमांड होगी। तो देखो, इफेक्टिव डिमांड ज्यादा होना या मनी सप्लाई ज्यादा होना, दोनों एक ही तरह का इफेक्ट पैदा करते हैं, और ये इफेक्ट होता है इन्फ्लेशनरी, इन्फ्लेशनरी इफेक्ट होता है, यानी कि महंगाई को बढ़ाएंगे। तो 1 और 3 तो कथन सही है। दूसरा जरा देख लेते हैं। अ डिक्रीज इन एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट, यानी कि उत्पादन में कमी हो जाए। जैसे मान लीजिए किसी समय किसी देश में 100 कारें हर साल बिकती हैं, 100 कार्स एवरी ईयर सोल्ड आउट। अब अगर किसी समय प्रोडक्शन ये घट के 60 कार्स हो जाएं,
तो डिमांड करने वाले तो कम से कम 100 कारों के हैं और उत्पादन केवल 40 कारों के हैं, तो कुछ लोग कहेंगे कि हमको पहले तो हम ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार हैं, हम ज्यादा पे करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसी कंडीशन पर एक डिक्रीज इन एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट भी इन्फ्लेशनरी है। तो तीनों कथन सही हो जाएंगे। और आंसर विल बी डी। यस, हियर इज आंसर एंड यू कैन डिस्कस मोर थिंग। ठीक है, निम्नलिखित में से हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी। अब देखो, ये इन्फ्लेशन पे ही दूसरा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा इन्फ्लेशनरी होता है। मे बी कि सारे स्टेटमेंट सही हो, ऐसा यूपीएससी में होता है कि सारे स्टेटमेंट सही हो, बट क्वेश्चन में क्या लिखा है, मोस्ट इन्फ्लेशनरी, यानी कि सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन कौन करता है। जैसे रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेब्ट, यानी कि सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान करना, तो दैट मे और मे नॉट बी इन्फ्लेशनरी, मोस्टली नॉट। ठीक है, जनरली ऐसा नहीं होता। बारोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस अ बजट, ये इन्फ्लेशनरी है, इसलिए इस पर विचार करेंगे। ठीक है, बारोइंग फ्रॉम बैंक। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं कि आपने कोई सही स्टेटमेंट देखा ना, तो वहां पे चिपक मत जाना कि अच्छा बस यही आंसर है, बाकी भी पढ़ लेना। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि इस पे विचार करेंगे, ये कंसीडरेबल है, ये कंसीडरेबल है, ये कंसीडरेबल है। बारोइंग फ्रॉम बैंक टू फाइनेंस बजट डेफिसिट, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। और क्रिएटिंग न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट। सो मोस्ट इन्फ्लेशनरी कौन होगा? देखो, ये दोनों कंसीडरेबल हैं, ये मोस्ट इन्फ्लेशनरी हो सकता है। कैसे कि जैसे मान लीजिए कि आपकी कंट्री में मनी सप्लाई किसी टाइम मान लेते हैं 100 है, ठीक है, अभी बैंक के पास है, पीपल के पास है, उससे मतलब नहीं है। तो चाहे गवर्नमेंट पीपल से लोन ले, चाहे गवर्नमेंट बैंक से लोन ले, मनी सप्लाई चेंज नहीं हो रही। ऐसी कंडीशन में अगर इन्फ्लेशन के छोटे मोटे शॉक्स आएंगे तो वो बहुत लिटिल इफेक्ट होगा, लिटिल इफेक्ट करेगा। लेकिन अगर आप नई मुद्रा छाप रहे हो और कंट्री में एग्रीगेट आउटपुट उतना ही है, तो सबसे ज्यादा इन्फ्लेशनरी ये होगा, नई मुद्रा का छापना, क्योंकि इसमें मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। ये जो मनी सप्लाई है ना, ये इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, ये बढ़ जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशनरी कौन सा होगा? डी। यस, डी इज द आंसर। सप्लाई ऑफ मनी रिमेनिंग द सेम, मतलब ये कहा जाता है कि अगर किसी समय जो मनी की सप्लाई है वो सेम रहती है, वो नहीं बढ़ती, जबकि देयर इज इंक्रीज इन डिमांड फॉर मनी, जबकि मनी की डिमांड ज्यादा है, तो क्या होगा? अब एक चीज बताओ, अगर किसी चीज की सप्लाई, किसी वस्तु की हम मान लेते हैं सप्लाई 100 यूनिट है और इसकी डिमांड, ये है सप्लाई, और इसकी डिमांड अगर 100 से बढ़ जाती है, मान लीजिए 120 की डिमांड है, ठीक है, तो ये महंगी हो जाएगी। मतलब वस्तु की ज्यादा डिमांड है, वस्तु विल दैट ऑब्जेक्ट या और दैट आर्टिकल विल बी मोर डियरर, डियरर मीन्स महंगी, है ना, वो महंगी हो जाएगी। अब यहाँ पे बात ये कर रहा है मुद्रा की, यानी कि मनी की बात कर रहा है। तो क्योंकि मनी की यहाँ पे डिमांड बढ़ गई है लेकिन सप्लाई मनी की सेम है। अगर आरबीआई ने मान लीजिए टोटल मनी सप्लाई 100 मेंटेन की है और उसकी डिमांड बढ़ गई है, तो बैंक की क्या करेंगे? बैंक आपको पैसा देंगे। बैंक आपको पैसा कैसे देते हैं? लोन के फॉर्म में। तो लोन की दरें बढ़ा देंगे, वो लोन की दरें बढ़ा देंगे। बस इतनी सी बात है। अब हम अपनी स्टेटमेंट चेक करते हैं। अ फॉल इन द लेवल ऑफ प्राइसेस, नो, फॉल नहीं होगा, बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। एन इंक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये पॉसिबल है, ठीक है। डिक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं होगा। एन इंक्रीज इन लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका आंसर भी होता है, बाकी कंफर्म करने के लिए हम लोग इसे देख सकते हैं। यस, एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, बैंक अपना जो है बैंक ब्याज दरें बढ़ा देंगे। हाँ, क्वेश्चन देखिए, वी आर बैकिंग इन जस्ट फ्यू सेकेंड। Which of the following grant या grants direct credit assistance to household? ये रूरल हाउसहोल्ड को जो पैसा दिया जाता है उसी को क्रेडिट असिस्टेंस यहाँ पे कहते हैं। तो इनमें कौन सा डायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंस कर सकता है?
दे सकता है। किसको? रूरल हाउस होल्ड। चेक करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अनुदान ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष ऋण सहायता प्रदान करता है। चलिए देख लेते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, हाँ ये रूरल हाउस होल्ड को डायरेक्ट फंड देता है, तो ये हो सकता है। नाबार्ड यानी कि NABARD, हाँ राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक, इसको शॉर्ट में बोलते हैं नाबार्ड। नाबार्ड कब बना, जरा कमेंट करके बताओ। लैंड डेवलपमेंट बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक भी लॉन्ग टर्म लोन देती है एंड अदर ग्रांट्स देती है फार्मर को लैंड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। तो 1 और 2 तो सही है। नाबार्ड के केस में हम जानते हैं कि नाबार्ड पीपल को लोन नहीं देती, नाबार्ड पैसा देती है किसको? बैंक को, और बैंक पैसा देते हैं किसको? पीपल को। ठीक है, अगर आपसे कोई ये कहता है कि नाबार्ड सीधे सीधे पीपल को पैसा देती है, डायरेक्ट क्रेडिट करती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ध्यान रहेगा ना। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया। ये 2 आउट कर दो, 2 आउट, 2 आउट, 1 और 3 करेक्ट है। अच्छा, अब यहाँ पे ऑप्शन में दोनों हैं, एक काम करते हैं, इसमें से बस आप ये समझ लो कि 1 और 3 करेक्ट है बस। ठीक है, बी या सी से अब उसमें वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक्चुअली है क्या, ये 1 और 3, ये 2 और 3 है, ये 2 और 3 है। तो इस तरह से अगर आप सी के साथ जाते हो दैट विल बी फाइन। 1 और 3, हाँ ठीक है। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द डेटर। देखिए इन्फ्लेशन से कितने क्वेश्चन आए थे 2013 के यूपीएससी प्रीलिम्स में, ये तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। इन्फ्लेशन बेनिफिट्स डेटर्स चेक करेंगे, इन्फ्लेशन बेनिफिट्स बॉन्ड होल्डर्स चेक करेंगे, एक एक चेक करेंगे। पहले हम इसको जड़ से शुरू करते हैं समझना कि बॉन्ड धारक कौन होते हैं। जैसे मान लो कि कोई एक व्यक्ति है, मान लेते हैं कि ये व्यक्ति है शक्तिकांत। शक्तिकांत कोई बॉन्ड इशू करता है, ठीक है। ये बॉन्ड खरीदा मान लो अमित ने, अमित शाह वाला अमित, कोई नहीं अपने काम का तो है ही, हाँ अमित शाह ने बॉन्ड खरीद लिया, तो बॉन्ड होल्डर यहाँ पे अमित शाह कहलाएगा। अमित शाह विल बी बॉन्ड होल्डर, बॉन्ड धारक। और बॉन्ड होल्ड करने के लिए अमित शाह ने शक्तिकांत को कुछ क्या दिए? पैसे। तो इस समय अमित शाह क्या हो गया? क्रेडिटर। अमित शाह हो गया क्रेडिटर। क्रेडिटर वो होता है जो पैसे देता है, ठीक है, और डेटर वो होता है जो पैसे लेता है। शक्तिकांत हो गया डेटर, ठीक है। ऐसी कंडीशन में मान लेते हैं कि अमित शाह ने 100 रुपए दिए इसको शक्तिकांत को और बॉन्ड ले लिए, ठीक है, और इस समय इन्फ्लेशन है 0, मुद्रास्फीति है 0, कल्पना है, ठीक है। ये पैसे दे दिए शक्तिकांत को, 1 साल बाद 10% की इसमें मैच्योरिटी, इसमें इंटरेस्ट रेट लगाकर शक्तिकांत ने अमित शाह को पैसे वापस करने हैं, ठीक है। ये 100 रुपए दिए थे 10% इंटरेस्ट के साथ, ये भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो कायदे से साल जब पूरा हो जाएगा तो शक्तिकांत ने अमित शाह को 110 रुपए वापस करने चाहिए। कितना? 110 रुपए वापस करने चाहिए। अब कल्पना करो कि इस समय 1 साल बाद इन्फ्लेशन हो गया, 1 साल बाद इन्फ्लेशन कितना हो गया? मान लेते हैं 20%, ठीक है। तो भले अमित शाह को 110 रुपए मिल गए 1 साल बाद, 1 साल बाद अमित शाह को 110 रुपए मिल गए, लेकिन इन्फ्लेशन 20% होने की वजह से अमित शाह 110 रुपए से उतनी वस्तुएं नहीं खरीद सकता जितना वो 1 साल पहले 100 रुपए से खरीद सकता था, क्योंकि अब 20% का इन्फ्लेशन है, मतलब मुद्रास्फीति 20% है, मतलब महंगाई 20% है, तब 0 थी। तो किसको नुकसान हुआ इन्फ्लेशन का? अमित शाह को हुआ, बॉन्ड होल्डर को हुआ, है ना। चलिए अब सब बातें हमें समझ में आएंगी कि इन्फ्लेशन बेनिफिट्स बॉन्ड होल्डर, की बात गलत है। इन्फ्लेशन बेनिफिट्स डेटर, पैसा लेने वाले को, शक्तिकांत को, यस शक्तिकांत को फायदा हुआ, उसने तब 100 रुपए लिए जब इन्फ्लेशन 0 था,
और उसने तब 110 वापस करना पड़ा जब इन्फ्लेशन 120 हो गया। मतलब अगर इस समय जब शक्तिकांत ने अमित शाह से 100 रुपए लिए थे और 100 रुपए की उसने लाइफ बॉय मान लीजिए खरीद लिए, लाइफ बॉय साबुन उसने खरीद लिए और रख लिए, और जब इन्फ्लेशन 120% बढ़ गया कहाँ पे, यहाँ पे, तब उसने अपने लाइफ बॉय को 20% बढ़ाकर रेट में बेच दिया। तो शक्तिकांत को तो 120 रुपए प्राप्त हो गए, क्योंकि इन्फ्लेशन मुद्रा में असर डालता है। वस्तुओं के लिए तो वस्तुओं की तो महंगाई बढ़ती है, मुद्रा की मूल्य घटती है। यहाँ पे आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि वस्तु और मुद्रा के बीच में विपरीत संबंध होता है। तो शक्तिकांत ने 120 रुपए प्राप्त किए साबुन बेचकर, और 110 रुपए अमित शाह को वापस किए, और 10 रुपए के ये लाभ पे आ गया। ठीक है, नहीं समझ में आए तो दोबारा सुनना, और तब भी नहीं समझ में आए तो कमेंट करना। तो इन्फ्लेशन बेनिफिट्स डेटर, यस, पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, दूसरा गलत है, इसलिए ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग सब डिस्कस कर चुके हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग लिक्विड एसेट्स। देखो, एसेट्स को लिक्विडिटी के क्रम में अरेंज करने से संबंधित क्वेश्चन है। अब एसेट्स क्या क्या होते हैं? करेंसी एसेट है, हाँ है। सेविंग डिपॉजिट विद बैंक है, जो आप बैंक में सेविंग अकाउंट में जमा करते हो। टाइम डिपॉजिट बैंक में, वो भी है, एसेट है। डिमांड डिपॉजिट ऑन बैंक, वो भी है। लेकिन किसको आप सबसे आसानी से खर्च कर सकते हो? आपकी जेब में 100 रुपए हैं, आप उसे सबसे आसानी से खर्च कर सकते हो, तो करेंसी यानी कि मुद्रा सबसे ज्यादा लिक्विड हो गई। तो जो 4 से शुरू होगा वो सही होगा, यानी कि ये बाहर, ये दोनों बाहर, इनमें से एक सही होगा, या तो ये या तो ये, इन दोनों को बस देखना आप। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। तो करेंसी सबसे आसानी से निकाली जा सकती है। इसके बाद डिमांड डिपॉजिट, मतलब डिमांड डिपॉजिट का मतलब यह है कि जब भी आपने जमा किया पैसा, आप जब चाहें जितनी बार चाहें ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। हाँ, इसमें आपको बैंक इंटरेस्ट नहीं देती, वो अलग बात है, बल्कि आपको कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं बैंक में पैसा रखने के लिए। तो इसके बाद आएगा डिमांड डिपॉजिट, फिर आएगा सेविंग डिपॉजिट, और तब आएगा टाइम डिपॉजिट। सावधि खाता जो है, यानी कि डिमांड डिपॉजिट, सॉरी टाइम डिपॉजिट, इसको फिक्स्ड डिपॉजिट भी कहते हैं। इसको आप सबसे देर से प्राप्त कर सकते हो इन चारों में। तो सबसे ज्यादा लिक्विड हो गया करेंसी, यानी कि 4, फिर आएगा डिमांड डिपॉजिट का, तो 4 के बाद एक जिसमें होगा, यानी कि डी आपका आंसर आ गया। फिर आएगा नंबर 3 सेविंग डिपॉजिट, और सबसे बाद में आएगा नंबर 2 यानी कि टाइम डिपॉजिट। इसलिए आपका आंसर हो जाता है डी। यस, डिक्रीजिंग ऑर्डर है लिक्विडिटी का। हाँ, जिन लोगों ने आंसर पढ़ना है वो अपना वीडियो रोक के देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, किसी देश का भुगतान संतुलन किसका व्यवस्थित रिकॉर्ड होता है? मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट इज सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ विच, चेक करिए, ऑल द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन ऑफ द कंट्री। हाँ, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट तो होता है, लेकिन क्या ये इतना ही होता है? तो जो सबसे अप्रोप्रिएट होगा वो सही होगा, है ना। अगर कोई बोले गलत तो गलत तो नहीं है, इसमें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होते ही, ये बात सही है, बट मे बी कि ये सबसे सुइटेबल आंसर ना हो। नॉर्मली ईयर, ये भी सही है, ये बात भी सही है। चलिए पूरा चेक करेंगे। गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम अ कंट्री, हाँ, जो गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आता है, ये भी सही है। चलिए इस पे भी विचार करेंगे। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ वन कंट्री टू अनदर, इसमें सारी चीजें आ गई। मतलब इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी आ गया। किसी ने किसी को कोई किसी प्रकार से पैसे पेमेंट किए, मान लीजिए मोदी ने बाइडेन को कुछ पैसे दिए कि भाई 10 रुपए ले ले, चाय पी ले, तो ये कंडीशन भी आएगी, तो वो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड होगी। इसलिए इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन वर्ड जहां पे मेंशन है, इसमें सभी तरह के ट्रांजैक्शन आ गए, सभी तरह के धन के आदान प्रदान आ गए। कैपिटल मूवमेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, ये भी सही है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है? सी, यानी कि एक देश की सरकार दूसरे देश के बीच में जो आर्थिक लेन देन करती है, वो सबसे वही होता है व्यवस्थित रिकॉर्ड के तौर पर बैलेंस ऑफ पेमेंट। सी विल बी द राइट आंसर। ओके, एक्सप्लेनेशन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट्स द कॉमर्शियल बैंक इन द मैटर ऑफ, किन किन कामों के लिए रिजर्व बैंक कॉमर्शियल बैंकों को मैनेज करते हैं? अब आपको पता है भारत में बैंकिंग स्ट्रक्चर क्या है, तो सबसे टॉप पे है आरबीआई, उसके नीचे बहुत सारे हैं शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक,
एंड अदर बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, अदर बैंक, नॉन शेड्यूल, तमाम तरह की बैंकें हैं वो उसके नीचे हैं। ये सब जनता को लोन देते हैं, ये सब जनता को लोन देते हैं, ये पीपल हैं। ये है भारत में बैंकिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आपको आइडिया हो गया कि भारत में बैंक कैसे काम करते हैं। लेकिन कोई भी बैंक, चलिए हम शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक के उदाहरण के तौर पर एसबीआई का एग्जांपल लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किन किन चीजों के लिए रेगुलेट कर सकती है? लिक्विडिटी ऑफ एसेट। यस, लिक्विडिटी कैसे कि कितना आपका सीआरआर और एसएलआर होगा, वो लिक्विडिटी डिटरमाइन करेगा, सीआरआर एसएलआर। दूसरा, ब्रांच एक्सपेंशन, नई ब्रांच खोलने के लिए आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ती है। मर्जर ऑफ द बैंक, अगर स्टेट बैंक अपना मर्जर करना चाहते हैं किसी और बैंक में तो भी आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी। वाइंडिंग अप ऑफ बैंक, अगर ये अपने बैंकिंग ऑपरेशन को खत्म करना चाहते हैं, अपनी बैंक को टेक्निकली बोले तो बंद करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में भी इन्हें आरबीआई से परमिशन लेना पड़ेगा। सभी कथन सही हैं। टी यस, एंड एक्सप्लेनेशन। The next question, which of the following constitute a capital account? देखो हमारे पास दो तरह के, किसके मामले में है? अच्छा, विदेशी ऋण इत्यादि सारी चीजें। तो इसमें हमारे पास दो तरह के अकाउंट होते हैं। अकाउंट कौन से? कैपिटल एंड करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होते हैं उससे रिलेटेड है। कैपिटल अकाउंट में जिसकी इसकी पहचान की जाती है, कैसे की जाती है? या तो आपकी एसेट में कोई प्लस या माइनस, कोई चेंज होता है आपकी एसेट में, या आपकी लायबिलिटी में कोई चेंज होता है कंट्री की लायबिलिटी में, तो उसको हम कैपिटल अकाउंट की कैटेगरी में डालते हैं। जरा चेक करते हैं किन में ये चेंजेस आते हैं। फॉरेन लोन्स चेक करेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चेक करेंगे, प्राइवेट रेमिटेंसेस चेक करेंगे, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट चेक करेंगे। देखो एक बाहर कर दो सब पहले, ये प्राइवेट रेमिटेंसेस, क्योंकि प्राइवेट रेमिटेंसेस क्या होते हैं? निजी प्रेषण। 3 बाहर बाहर बाहर, आंसर आ गया है ना, बी आंसर आ गया। प्राइवेट रेमिटेंसेस क्या होते हैं पहले ये समझ लेते हैं कि जैसे मान लो प्रियंका चोपड़ा अमेरिका में रहती है, उसकी मम्मी, शायद फादर तो है नहीं अब, मम्मी इंडिया में रहती हैं, है ना, मम्मी रहती हैं उसकी इंडिया। तो अगर अब वो बुजुर्ग हो गई, काम नहीं कर सकती, और प्रियंका चोपड़ा इनको कुछ डॉलर भेजती है, वो यहाँ रुपया में इनकी मम्मी को प्राप्त होता है इंडिया में, और मम्मी आराम से इसे खर्च कर सकती हैं अपने जीवन यापन, हाउस के रेंट, खाने पीने इत्यादि में, तो ऐसे धन को हम रेमिटेंसेस कहते हैं। ठीक है, ऐसे धन को हम लोग रेमिटेंसेस कहते हैं। तो ये भारत के ऊपर कोई लायबिलिटी पैदा नहीं करता। प्रियंका चोपड़ा ने दिया, मम्मी ने खर्च किया, इसने किसी भी प्रकार की लायबिलिटी मम्मी पे नहीं डाला। ये एक तरीके का यूनिलैटरल ट्रांसफर है। ठीक है, तो अगर आप इतना जानते हैं तो आपका आंसर आ गया, और इसी से हमें पता चलता है कि इस क्वेश्चन को किस कैटेगरी में डालना चाहिए। इस क्वेश्चन को रेमिटेंस की कैटेगरी में डालना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन उसी तरह से सेट है। चलिए ठीक है, नाउ बाकी को भी समझ लेते हैं। फॉरेन लोन्स, जब भी आप लोन लेते हो तो आपकी, हाँ लोन लेते हो, एक सेकंड, जब भी आप लोन लेते हो तो लोन में आपकी लायबिलिटी बढ़ती है, लायबिलिटी बढ़ती है, देनदारियां बढ़ती हैं। जितने मान लीजिए 100 रुपए लोन लिया तो वापस करना पड़ेगा, तो वो आपकी देनदारी हो गई। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इन एफडीआई जब भारत में आता है तो हम उस किसे, एफडीआई जो 10% से ज्यादा होते हैं, एफपीआई जो 10% से कम होते हैं, उन्हें एफपीआई पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। किसका 10%? तो ये किसी कंपनी की जो नेट वैल्यू होता है, जो कंपनी का नेट वैल्यूएशन है, उसका 10%। ठीक है, अगर वो 10% से ज्यादा है तो एफडीआई, 10% से कम है तो एफपीआई यानी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये दो कैटेगरीज हैं। दोनों कंडीशन पर, क्योंकि एफडीआई के केस में आपकी कंपनी में एसेट बढ़ता है, ठीक है, ऐसे इसमें आपकी कोई लायबिलिटी नहीं होती, एसेट बढ़ता है, और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में
आपके ऊपर जो लायबिलिटी है वो बढ़ती है, आपको वापस भी करना पड़ता है, लेकिन निवेश है। तो वैसी कंडीशन में दोनों चीजें जो हैं वो कैपिटल अकाउंट का पार्ट होंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4। बी इज द आंसर। यस। एंड एक्सप्लेनेशन। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या अर्थ है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या है? आरबीआई गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से या तो खरीदती है या तो बेचती है। जीसेक को अगर वो बेच रही है, सेलिंग या बाइंग, बेच रही है, तो ऐसे में जीसेक बैंक या पीपल किसी के पास जाएंगे, बैंक या पीपल, इन सबको हम ना बेसिकली मार्केट बोलते हैं। इनको अगर एक वर्ड बोलना है तो मार्केट बोलते हैं, सीधी बात है। मार्केट में जाता है, सेल करता है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक के पास जाएगा और पैसा आरबीआई के पास आएगा। ठीक है। अगर वो बाय करते हैं तो पैसा पीपल के पास जाएगा और सिक्योरिटीज आरबीआई के पास आएगा। ये बातें हमको पता चल गई। ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में ये होता है, इसको हम बोलते हैं ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। बाइंग बाय शेड्यूल बैंक फ्रॉम आरबीआई, चेक करेंगे। लेंडिंग बाय कॉमर्शियल बैंक टू इंडस्ट्रीज, ये तो एकदम बाहर वाहियात हो गया। परचेजिंग एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई, तो सी अपने आप में मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाता है। ठीक है। चलिए चेक करते हैं। Yeah, the C is the answer, and that's a description and explanation in detail. The next question: the national income of a country for a given period is equal to, national income किसके बराबर होता है? Total value of goods and services produced by nationals, चेक करेंगे। Sum of total expenditure, no, केवल टोटल एक्सपेंडिचर का सम नहीं हो सकता। सम ऑफ पर्सनल इनकम ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, नो, ये भी नहीं हो सकता टोटल। मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, ये थोड़ा सा कंसिडरेबल है, बट दैट इज मोर अप्रोप्रिएट अबाउट जीडीपी। लेकिन इसमें भी कई सारी अलग कंडीशंस हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जीडीपी का के क्लोज मेथड तो हो सकता है कि प्रोडक्शन मेथड ऑफ जीडीपी में हम इसे ले सकते हैं, प्रोडक्शन मेथड ऑफ जीडीपी। टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नेशनल्स, ये हम ग्रॉस जीएनपी की इसमें बात करते हैं। ठीक है। और जो जीएनपी होता है नॉर्मली नेशनल इनकम के मोस्ट क्लोज वही होता है। ठीक है। अगर हम इसमें फैक्टर कॉस्ट के आधार पर नेशनल इनकम को डेप्रिसिएशन माइनस करके निकाल देते हैं तो वही हमारा नेशनल इनकम होता है। ठीक है। फैक्टर कॉस्ट के आधार, और उसमें हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। हालांकि ये पैरामीटर अब चेंज हो गए हैं, 2015 से ये फैक्टर कॉस्ट की जगह मार्केट प्राइस आ गए हैं। तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है, इज कॉल्ड नेशनल इनकम। डन। हाँ, ये सेल्फ एक्सप्लेनरी लिखा है, मतलब इसका ये कि इसमें एक्सप्लेनेशन करने के लिए कुछ नहीं है, तो या सेल्फ एक्सप्लेनरी इस तरह से है। टू ऑब्टेन फुल बेनिफिट ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होती है पहले हमको ये मतलब पता होना चाहिए, है ना। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है यूथ, यानी कि यंग पीपल, यंग बॉयज एंड गर्ल्स। एंड नॉर्मली डेमोग्राफिक डिविडेंड उस एज ग्रुप को कहते हैं जैसे कि 15 से 29, ठीक है, जो कि आपकी वो एक्टिव पॉपुलेशन है जो कि आने वाले 30 सालों तक आपको प्रोडक्शन में सबसे बड़ी हेल्प कर सकती है। किसी कंट्री की जीडीपी, यहाँ पे प्रोडक्शन का मतलब होता है जीडीपी को बढ़ाने में। यहाँ पे ऐसा नहीं कि हम सर्विस या एग्रीकल्चर उनको छोड़ रहे हैं, नहीं, ये सभी चीजों का प्रोडक्शन, उसको जीडीपी प्रोडक्शन की बात हो रही है, ठीक है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का फुल बेनिफिट लेने से क्या होगा? तो ऑब्टेन फुल बेनिफिट ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड
व्हाट शुड इंडिया डू, इंडिया को क्या करना चाहिए अपनी इस यूथफुल पॉपुलेशन का पूरा लाभ उठाने के लिए। स्किल डेवलपमेंट, हाँ ये तो बहुत काम का है, इस पे विचार करेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ मोर सोशल सिक्योरिटी स्कीम, नो, ये बुजुर्गों के काम का होता है। रिडक्शन ऑफ इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, नो, ये अलग कॉन्सेप्ट है, इसका डेमोग्राफिक डिविडेंड से लेना देना नहीं है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, नो, वाहियात सा स्टेटमेंट है। तो कहने का मतलब है कि प्रमोशन ऑफ स्किल, हाँ यूथ को अगर आप स्किल दोगे ना तो ये प्रोडक्शन में ज्यादा हेल्प कर पाएगी। स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास, ए इज द आंसर एंड हियर इज द डिस्क्रिप्शन। द लास्ट क्वेश्चन इज इकोनॉमिक ग्रोथ इन अ कंट्री एक्स। मान लीजिए कोई देश एक्स है, जैसे भारत है, तो यहाँ पे एक्स का मतलब कोई भी देश। अगर किसी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ निश्चित होगा यदि देयर इज टेक्निकल प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, अगर वर्ल्ड इकोनॉमी में टेक्निकल प्रोग्रेस है, हो सकता है, बात करेंगे इसके बारे में। देयर इज पॉपुलेशन ग्रोथ इन कंट्री एक्स, नो, पॉपुलेशन दोनों तरह से काम करती है, पॉजिटिवली भी नेगेटिवली भी। अगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, तो ये पॉपुलेशन बर्डन हो जाती है। अगर प्रोडक्शन में बढ़ाने में पॉपुलेशन हेल्प कर रही है, तो ये पॉपुलेशन संसाधन हो जाती है, रिसोर्स हो जाती है। देयर इज कैपिटल फॉर्मेशन, ये भी अपने आप में मोस्ट लाइकली है, इस पे बात करेंगे। द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ग्रोज इन वर्ल्ड इकोनॉमी, नो, नॉट नेसेसरी। कई बार ऐसा होता है कि ट्रेड आपका जो है बढ़ रहा है कंट्री के साथ, लेकिन इस ट्रेड में एक्सपोर्ट कम है, एक्सपोर्ट नीचे है और इंपोर्ट ऊपर है, तो ये भी ट्रेड बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा ट्रेड जो है वो आपके लिए हानिकारक है। चलिए दो कथनों पे ध्यान देना है, यानी कि ए, ये बाहर हो गया हमारा और ये बाहर हो गया, ए और सी में ध्यान दीजिए। देयर इज टेक्निकल प्रोग्रेस इन वर्ल्ड इकोनॉमी, ऐसा माना जाता है कि हाँ टेक्निकल प्रोग्रेस से वर्ल्ड इकोनॉमी में ग्रोथ तो होती है, बट सम टाइम ये टेक्निकल प्रोग्रेस इकोनॉमी में सीधे कोरिलेट नहीं करती। कैसे? मान लीजिए कि कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट डेवलपिंग स्टेज में है, अब उस फील्ड में नए नए इनोवेशन तो हो रहे हैं, लेकिन उस इनोवेशन का पीपल को बेनिफिट अपने आप में लिमिटेड है, या ये कहे कि कुछ लोगों को बेनिफिट है, बट ये अपने आप में साइंस बहुत एडवांस लेवल का है, बट उसका बेनिफिट फ्यू पीपल को है, कम लोगों को है, लेस पीपल को है, या उस रिसर्च की इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं है। मतलब ये कि वो जो रिसर्च है वो इकोनॉमी के हिसाब से बहुत सूटेबल नहीं है, मे बी उसके दूसरे एस्पेक्ट हों। तो वैसी कंडीशन पे जरूरी नहीं कि टेक्निकल प्रोग्रेस वर्ल्ड इकोनॉमी में बढ़ रही हो तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो ही। लेकिन अगर किसी कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन है, अब क्योंकि कैपिटल का मतलब क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन है तो उस कंट्री में वृद्धि जरूर होगी, पूंजी निर्माण अगर है। क्योंकि कैपिटल किसे बोलते हैं? कैपिटल ऐसे संसाधन को बोलते हैं, ऐसे रिसोर्स को बोलते हैं जो आपको फर्दर इनकम में हेल्प करते हैं, जैसे कि फैक्ट्री, मशीन, लैंड डेवलपमेंट। हमने भी बात करी थी ना कैपिटल का क्या मतलब है, ठीक है। तो ये अपने आप में सी सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है इसका, सी इज द आंसर एंड दिस इज द explanation. So thank you so much for this session today, for being with us. Thank you so much. And mentorship के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, तो जल्दी जल्दी ज्वाइन करिए। यूपीएससी इज अबाउट, यूपीएससी आने वाले टाइम में ये बड़ी बड़ी कोचिंगों की जो सेटअप है ना, इसके बस की बात नहीं है। यूपीएससी आने वाले टाइम में तक्षशिला मॉडल ऑफ स्कूलिंग पे डेवलप होने वाली है। तक्षशिला कैसे काम करते थे? यहाँ पे कोई एक मेंटर होता था तक्षशिला में, और ये मेंटर अपने नीचे कुछ बच्चों को मेंटरशिप देता था। नॉर्मली कितने? 30 के आसपास, नॉर्मली 30 to 40 नॉर्मली, लेकिन 30 ही होते थे। हाँ, जहाँ पे राजाओं या कुलीन वर्ग के बच्चे होते थे वहां पे 5 to 10 ही होते थे, ठीक है। अदरवाइज जनरली 30 पीपल को एक मेंटर गाइड करता था। और इसमें जो है हैंड होल्डिंग होती है। हैंड होल्डिंग का मतलब क्या है? हैंड होल्डिंग का मतलब ये है कि मेंटर डे बाय डे आपके अंदर ग्रोथ चेक करेगा कि आप किस सब्जेक्ट में वीक रह रहे हैं, किस सब्जेक्ट में प्रोग्रेस कर रहे हैं, प्रीलिम्स की आपकी तैयारी कैसी होती है, मेंस की तैयारी कैसे हो रही है, सब्जेक्ट्स में कैसे अपना कमांड एस्टैब्लिश करें। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आप किसी बच्चे को जानते हैं जिसका इकोनॉमी प्लस साइंस टेक प्लस ईवीएस स्ट्रांग है लेकिन उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आप मुझे जरूर बताइए, क्योंकि आपको ऐसा एक भी बच्चा नहीं मिलेगा
जिसका इकोनॉमी, साइंस टेक और एनवायरनमेंट स्ट्रांग हो, उसका फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए विद इन 1 to 2 ईयर। ऐसा आपको एक भी बच्चा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अपना इकोनॉमी, साइंस टेक और एनवायरनमेंट स्ट्रांग करने के लिए जुड़िए दी कॉन्सेप्चुअल आईएएस। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, जरूर सब्सक्राइब करिए नोटिफिकेशन पाने के लिए, और हमारे वर्क को शेयर कीजिए, इसमें हमें आपका सपोर्ट चाहिए। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।